हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जी एस अकेडमी में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का ज्योग्राफी में एक चैप्टर आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रत्येक साल यहाँ से क्या है 3-4 क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क्स हो 5 मार्क्स हो, और ऑब्जेक्टिव 15 से 20 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हम बेसिक से लेकर यानी हार्ड लेवल तक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। तो देख लीजिए, चैप्टर है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या नाम है चैप्टर का? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज पढ़ने के बाद कहाँ जाएंगे, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज होता क्या, आप लोग पता होगा खनिज किसे कहते हैं। तो यानी क्या है, पृथ्वी के ऊपरी परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपरी परत में जो भी मतलब पाया जाता है, धातु युक्त ठोस हो या अधातु युक्त, दोनों हो सकता है, क्या कहलाएगा आपका, खनिज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए खनिज के एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बॉक्साइट क्या है, एक खनिज है। बॉक्साइट क्या है, खनिज है आपका। लौह अयस्क क्या है आपका, लौह अयस्क भी क्या है, खनिज है। पेट्रोलियम क्या है, ये भी खनिज है आपका। पेट्रोलियम भी क्या है, खनिज है। अभ्रक क्या है, ये भी आपका खनिज है। अभ्रक भी क्या है, खनिज है। कोयला भी क्या है आपका, खनिज है। यानी बहुत सा क्या आपका खनिज है, इसे कर देते हैं। ये सब क्या आपका खनिज है। तो ये प्रमुख खनिज जो है, ये खनिज के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होगा विश्व में कितने खनिज पाए जाते हैं। अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो विश्व में खनिज कितने हैं आपका, 2000। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको क्या हो, बाद में इसको दोबारा रिवाइज करने में क्या हो, आपको सहूलियत प्रदान हो। तो चलिए देखिए, विश्व में कितने खनिज पाए जाते हैं, लगभग में 2000। कहीं पूछेगा भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में की अगर चर्चा करें तो भारत में लगभग में 100 खनिज पाए जाते हैं। कितना, 100 खनिज से अधिक पाया जाता है भारत में। कितना खनिज पाया जाता है, 100 से अधिक भारत में खनिज आपका पाया जाता है। अब देखिए, हम आते हैं खनिज के टाइप्स पर। खनिज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं खनिज। कितने प्रकार के होते हैं खनिज, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। एक क्या होता है आपका धात्विक खनिज, एक धात्विक खनिज होता है, और दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। धात्विक खनिज होता है और क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। तो देखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिस खनिज में अधातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। या धातु नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सब क्या आपका धात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। और धात्विक में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोयला, ये क्या हो जाएगा आपका अधात्विक। ग्रेफाइट, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट, ये क्या आपका अधात्विक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, ये भी क्या आएगा, अधात्विक में आएगा। इसके बाद देख लीजिए चूना पत्थर, ये भी क्या आएगा, अधात्विक। अभ्रक, अभ्रक को हम माइका भी कहते हैं। ये सब क्या आएगा आपका, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या, पूछते हैं आपसे, दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, अंतर पूछ देता है। तो 2-3 पॉइंट हम क्या करेंगे, अंतर याद रखेंगे, ज्यादा नहीं याद रखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो देख लो, धात्विक खनिज में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक तरफ क्या हो जाएगा आपका धात्विक के बारे में, और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा अधात्विक के बारे में। क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज के बारे में। तो देखिए, धात्विक में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसमें धातु पाई जाती है। इसमें धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें धातु नहीं पाई जाती, मतलब अधातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधातु पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें, अधातु। धात्विक खनिज में दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे, देख लीजिए, तो धात्विक खनिज क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। ये धात्विक खनिज क्या होता है, महंगा होता है।
और धात्विक खनिज की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। ये क्या होता है, सस्ता होता है धात्विक खनिज। इसके बाद देखिए धात्विक खनिज का तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, यह चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। और अधात्विक खनिज का तीसरा पॉइंट में क्या अंतर लिख देंगे, यह चमकीला नहीं होता है। ये क्या होता है, चमकीला नहीं होता। ज्यादा पॉइंट हमें याद नहीं करना, कम से कम 3 पॉइंट ही याद रखना, ज्यादा नहीं है तो बहुत 10-20 पॉइंट भी बन सकता है, लेकिन क्या करना आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज के टाइप्स। धात्विक खनिज को भी कितने टाइप्स में बांट दिया गया है, 2 टाइप्स में। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज, और दूसरा है आपका अलौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। क्या आपका लौह युक्त खनिज है, दूसरा क्या है, अलौह युक्त खनिज है। अब देखिए लौह युक्त खनिज किसे कहेंगे, कहेंगे जिस खनिज में क्या है, लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन लौह युक्त खनिज है और कौन अलौह युक्त खनिज है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो लौह युक्त खनिज में देख लीजिए आपका लोहा, मैंगनीज, ये सब क्या आएगा, लौह युक्त, लोहा, मैंगनीज, ये क्या आ जाएगा आपका लौह युक्त खनिज में आ जाएगा। और लौह युक्त खनिज का अगर एग्जांपल देखा जाए तो लौह युक्त खनिज का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, तांबा, बॉक्साइट, ये सब क्या आ जाएगा, अलौह युक्त खनिज। तांबा, बॉक्साइट, ये सब क्या आ जाता है, अलौह युक्त खनिज आ जाएगा। तो ये सब समझ में आ रहा है आप लोग को, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। इसी तरह से जिस तरह से धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त, उसी तरह से क्या होते हैं आपका अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक, कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। क्या होता है, एक का कार्बनिक खनिज होता है, दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक खनिज होता है। कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तो जैसे कार्बनिक खनिज में आपका क्या आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या आ जाएगा, कार्बनिक खनिज। क्या क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या आ जाएगा आपका कार्बनिक खनिज है। और कार्बनिक खनिज का अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, और कार्बनिक खनिज में क्या आ जाएगा, चूना पत्थर, क्या आ जाएगा, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब क्या आ जाएगा, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब क्या आ जाएगा आपका अकार्बनिक खनिज के एग्जाम्पल आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को क्या है, खनिज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो खनिज में समझ में आ गया तो हम खनिज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका खनिज की विशेषता। खनिज की विशेषता क्या है, खनिज की विशेषता हमको अब देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खनिज की विशेषता। तो देखिए खनिज की विशेषता क्या है, सबसे पहला तो इसका असमान वितरण। क्या है, असमान वितरण है। क्या है, असमान वितरण। दूसरा क्या है, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। बनने में क्या होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जिनको नोट्स बनाना है इस चैप्टर का, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि क्या हो, आसानी से आपका नोट्स भी तैयार हो जाए, पूरे समझ में भी आ जाए, और बाद में अगर रिवाइज करने का मन होगा तो रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका इन्हीं पहला क्या हो जाएगा, असमान वितरण है, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके बाद ये जीवाश्म ईंधन होता है। क्या होता है, जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद ये इसको समाप्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, समाप्य संसाधन कहते हैं, समाप्त हो जाता है एक बार उपयोग करने के बाद। इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में इसको कहा जाता है। और क्या कह सकते हैं, इसको परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहा जाता है। क्या होता है, परंपरागत स्रोत कहा जाता है। तो यानी क्या है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आपको जरूरी है। क्वेश्चन पूछेगा खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, कहेंगे खनिजों का क्या है, वितरण असमान है, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये जीवाश्म ईंधन है, समाप्य संसाधन है, और ये क्या है, इसलिए इसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संरक्षण जरूरी है।
संरक्षण जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक जो आपका क्या हो गया, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी वीवीआई इस टॉपिक को हम मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको खनिज के बारे में हमको पढ़ना है, कुछ धात्विक खनिज के बारे में। तो कुछ चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए लौह खनिज के बारे में पढ़ना है। लौह अयस्क के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, लौह अयस्क के प्रकार। तो देखिए लौह अयस्क के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आज जो हम पढ़ेंगे अभी खास करके क्या है, जो भी पढ़ेंगे टॉपिक हो फैक्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। ये भी क्या है आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लौह अयस्क के प्रकार। तो लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन से आपको पता है? लौह अयस्क के प्रकार देखिए कौन कौन सा पता है आप लोग को? हेमेटाइट है, कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, क्या है, लिमोनाइट, और सीडेराइट, क्या है, सीडेराइट। ये क्या है आपका लौह अयस्क का प्रकार है। कौन कौन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये क्या आपका लौह अयस्क का प्रकार है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लौह अयस्क मिलता है आपका, हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है आपका, हेमेटाइट मिलता है। भारत में अगर सर्वाधिक पूछेगा कौन सा मिलता है, तो हेमेटाइट मिलता है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यही मिलता है आपका भारत में। लौह अयस्क देखिए इसको क्या कहा जाता है पता है, अन्य नाम क्या है, उद्योगों की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्योगों की जननी कहते हैं। पूछेगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए क्या करता है, कच्चा माल प्रदान करता है। इसे हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आधारभूत उद्योग की परिभाषा ये है, जो उद्योग किसी अन्य उद्योग का कच्चा माल प्रदान करता है, क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग। उद्योग की जननी क्यों कहा जाता है, ये तो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता ही है, साथ में क्या है, किसी उद्योग की स्थापना करना तो उसके ढांचा के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए आपको, लोहा की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि उसके पाठ पुर्जा है, यानी मशीन है, सारा कुछ किससे बना होता है, लोहा से बना होता है। किससे बना होता है, लोहा से। इसलिए लौह अयस्क को क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपको पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन कि भारत में जो है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है बताइए, कोई बच्चे हैं? तो वो होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है, उड़ीसा में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है, उड़ीसा में क्या होता है, लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका। इसके बाद देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संसाधन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा हम उसी चीज को भी कवरेज कर रहे हैं। तो देखिए ऊर्जा संसाधन, क्योंकि इसका एक वीडियो संभव नहीं है, कम से कम 2-3 वीडियो पढ़ेंगे तब जाकर क्या होगा, खनिज और ऊर्जा संसाधन समाप्त होगा पूर्ण रूप से। तो देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो ऊर्जा संसाधन क्या होता है, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, वो संसाधन क्या कहलाता है आपका, ऊर्जा संसाधन कहलाता है। ऊर्जा संसाधन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ऊर्जा संसाधन। तो देखिए कौन कौन होता है, एक होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। यहां से ये टॉपिक आपका, ये दोनों नवीकरणीय और अनवीकरणीय वीवीआई हो गया। तो देखिए नवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका जिस ऊर्जा का उपयोग हम एक बार कर लेंगे, पुनः फिर वापस आके फिर से दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसका एक बार उपयोग कर लिए और वो समाप्त हो गया, वो क्या कहलाता है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नवीकरणीय के एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय का सौर ऊर्जा क्या है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। और नवीकरणीय का जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ये क्या आपका और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। एलपीजी क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके बाद प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है, प्राकृतिक गैस भी क्या है आपका और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कोयला क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ईटीसी। ये सब क्या आपका और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
अब देखिए कभी कभी नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाएगा। क्या पूछेगा आपको? डिफरेंट दोनों में पूछेगा। क्या पूछेगा? तो देखिए यहीं से हम देख लेते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या होता है। तो नवीकरणीय में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यह असमाप्य संसाधन है, सॉरी असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। क्या है? असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। कौन? नवीकरणीय। और इसको क्या लिख सकते हैं? यह समाप्य ऊर्जा स्रोत है। क्या है? ये समाप्य ऊर्जा स्रोत है। क्या है? समाप्य ऊर्जा स्रोत है। ये कौन? आपका और नवीकरणीय। नवीकरणीय में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बताइए? तो नवीकरणीय में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इसका प्रयोग जो होता है बार बार किया जा सकता है। क्या करते हैं? बार बार प्रयोग होता है। बार बार प्रयोग होता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? इसका प्रयोग क्या होता है? सिर्फ एक बार होता है। सिर्फ एक बार प्रयोग होता है। क्या होता है? सिर्फ एक बार प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और नवीकरणीय का उपयोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक बार। तीसरा क्या कर सकते हैं? यह प्रदूषण मुक्त होता है, यानी मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है। प्रदूषण नहीं फैलाता है। नवीकरणीय जो होता है प्रदूषण नहीं फैलाता है। लेकिन और नवीकरणीय क्या करता है? आपका प्रदूषण फैलाता है। क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है। क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऊर्जा स्रोत है आपका नवीकरणीय, सही नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, वो भी पढ़ लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा किसे कहा जाता है? एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो आज जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो कहना ही नहीं है कुछ, यानी इतना पूछा जाता है कहना मुश्किल है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कहेंगे परमाणु के नाभिक के क्या है विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए भारत में बहुत सारे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम देख रहे हैं, और वो उसका स्थान कहाँ है वो देख रहे हैं। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का क्या है आपका नाम। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, केंद्र देख लेते हैं, और क्या देखते हैं वो स्थान देख लेते हैं, और उसकी स्थापना कब हुआ वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग तारापुर। तारापुर कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था तारापुर। इसके बाद देखते हैं कुडनकुलम। क्या देखते हैं? कुडनकुलम। तो कुडनकुलम कहां है आपका? तमिलनाडु में। कितना कहां है? तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 2013। अब देखिए सबका कुछ क्षमता भी देखते हैं, यानी कितना मेगावाट जो बिजली उत्पादन करता है। तो तारापुर कितना करता है? 1400 मेगावाट। कितना? 1400 मेगावाट उत्पादन करता है। कुडनकुलम कितना उत्पादन करता है? 2000 मेगावाट। यानी यहाँ पर 2 संयंत्र लगा हुआ है, 1000 मेगावाट के 2 लगा हुआ है। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में एक और है, बता सकते हैं कौन सा है तमिलनाडु में? कल्पक्कम। क्या है? तमिलनाडु में एक और है कल्पक्कम, उसको भी साथ में लिख लेते हैं कल्पक्कम। तो कल्पक्कम कहाँ है आपका? तमिलनाडु में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु में ही है कल्पक्कम। और इसकी स्थापना कब हुआ था अगर पूछेगा तो कल्पक्कम का बता सकते हैं कोई? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और ये मतलब कितना मेगावाट क्षमता उत्पादन करता है? 440। इसके बाद आपका है नरौरा। तो देखिए नरौरा मतलब जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है नरौरा। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका नरौरा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1991 में। कहाँ पड़ता है? यानी वो सॉरी इसका उत्पादन कितना करता है? ये 440 मेगावाट। कितना करता है? 440 मेगावाट। इसके बाद आपका है काकरापारा। कहाँ है? क्या है? काकरापारा। काकरापारा, पारा कहो या काकरापार कहो, ये कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये कितना उत्पादन करता है? सॉरी इसकी स्थापना कब हुआ तो पहले ये देख लेते हैं 1993 में। और कितना उत्पादन करता है? 1140 मेगावाट। कितना करता है? 1140 मेगावाट करता है। एक और है आपका रावत भाटा। तो यहां देख लेते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए यहां देख रहे हैं क्या है? रावत भाटा। रावत भाटा ये कहां पड़ता है? आप लोग जल्दी फास्ट में कमेंट में बताइए तो रावत भाटा कहां पड़ता है? जल्दी में फास्ट में। तो कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है रावत भाटा। इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो कब हुआ तो बता सकते हैं रावत भाटा का?
तो रावत भाटा की जो स्थापना हुआ था आपको 1973 में। कितना हुआ था? 1973 में हुआ था। और कितना मेगावाट उत्पादन करता है? 1180 मेगावाट। कितना? 1180 मेगावाट का उत्पादन करता है रावत भाटा। इसके बाद एक और है आपका कैगा। क्या है? कैगा है। कैगा कहां पड़ता है बताइए? कैगा पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। इसका निर्माण कब हुआ था? नहीं बताइए तो। उत्पादन कब से स्टार्ट किया? ये 2000 से। कब से? 2000 से। और कितना करता है? 880 मेगावाट। कितना? 880 मेगावाट का उत्पादन करता है। तो कोई भी एग्जाम हो, इस प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी कौन सा मतलब नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, इसको नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं या परमाणु ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं। और ये है कहाँ? यानी कहाँ? तारापुर का आपका महाराष्ट्र में, कुरनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में। क्या इस तरह से क्या करना है आपको? याद रखना है इसे। चलिए बिहार में क्या है? एक भी आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है, लेकिन एगो लगाया जाना है, मतलब प्रस्ताव पारित है, लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब अभी बनना भी शुरुआत नहीं हुआ। कब होगा कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार में क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र है। तो देख लेते हैं बिहार के प्रमुख, यहां पर बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत संयंत्र। बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत संयंत्र जिससे बिजली का उत्पादन होता है। बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत संयंत्र को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। बिहार में कौन कौन सा क्या है आपका? तापीय विद्युत संयंत्र है। बिहार में क्या है? कौन कौन सा आपको क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र है। तो देखिए कौन कौन सा आपका बिहार में। तो एक है आपका बाढ़। क्या है? बाढ़। ये कौन सा जिला में पड़ता है आपका? पटना में। कहां पड़ता है? पटना में ये पड़ता है। कहां पड़ता है? पटना में पड़ता है। दूसरा आप नाम सुने ही होंगे, बरौनी। बरौनी कहां पड़ता है आपका? बेगूसराय जिला में। कौन सा जिला में पड़ता है? बेगूसराय जिला में पड़ता है बरौनी। तीसरा अगर देखा जाए कांटी। कांटी कहां पड़ेगा बताइए? जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग फास्ट में। कांटी जो है आपका तापीय विद्युत संयंत्र कहां पड़ता है? तो कांटी आपको कहां पड़ेगा? मुजफ्फरपुर में। कहां पड़ता है? कांटी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। इसके बाद कहलगांव। कहलगांव कहां पड़ता है? जल्दी बताइए फास्ट में। कहलगांव कहां पड़ता है? जल्दी बताइए फास्ट में। कहलगांव कहां पड़ता है? तो कहलगांव कहां पड़ेगा आपका? भागलपुर। कहां पड़ता है? भागलपुर में। और है बिहार में क्या तापीय विद्युत संयंत्र? जल्दी बताइए। हाँ एक और है नवीनगर। कौन है आपका? नवीनगर। नवीनगर कहां पड़ता है बता सकते हैं? कौन सा जिला में? औरंगाबाद। नवीनगर कहां पड़ता है? कौन सा जिला में? औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद कहां पड़ता है? औरंगाबाद में पड़ता है आपका नवीनगर। अब देखिए पूछेगा बिहार का सबसे बड़ा जो है तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जो पूछेगा आपका ये बाढ़ है। कौन है? बाढ़ है आपका। और यहाँ पर कितना बिजली उत्पादन होता है पता है आप लोग को? 3300 मेगावाट। कितना होता है? 3300 मेगावाट जो होता है बिजली उत्पादन किससे होता है? नहीं बाढ़ से होता है आपका। नहीं बाढ़ जो है आपका। और ये सब को कौन सा कंपनी चलाता है? कौन सी संस्था चलाता है? ये सब से मतलब जो है सब संस्था किससे जुड़ा हुआ है? कौन सी संस्था इसे संचालित करता है? एनटीपीसी। कौन चलता है? एनटीपीसी जो संस्था है ये करता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म। जल्दी फास्ट में बताइए तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में भी पूछा जाता है एनटीपीसी का फुल फॉर्म। जल्दी बताइए। तो ये क्या था आपका? संक्षेप में ऊर्जा संसाधन और खनिज के बारे में क्या था आपका? ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा आपका, जैसे मान लीजिए लौह अयस्क का भंडार जो है कहां पर है, कितना है, कौन कौन से क्षेत्र में, इस तरह से खनिज के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख खनिज पढ़ेंगे, प्रमुख ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको वो आपको हम लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।